हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 तक बनाए थे पिछले बार। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl ये दे रखा है हमारा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl चाहिए हम लोग को, है ना। तो सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl चाहिए हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो देखो, रिएक्शन कैसे लिखेंगे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में मैंने हर बार बताया है, दो चीज़ रखना है। प्रोडक्ट को 1 मोल रखना है, तो मैंने प्रोडक्ट बना दिया HCl जो कि 1 मोल ही है। और इसके ये जिससे बना हुआ है, जिन भी एलिमेंट से बना हुआ है, वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। डैट मीन्स H2 गैसियस प्लस क्लोरीन गैसियस। क्लियर, ये स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। आप इधर में कुछ भी मोल्स दे सकते हो बैलेंसिंग में, लेकिन प्रोडक्ट में जो है आपको एक ही मोल रखना पड़ेगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि आपको इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है, या फिर बोलिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताना है। मैंने क्या बोला था, सभी रिएक्शंस के लिए जो भी इंथैल्पी होंगे वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही होगा, लेकिन जस्ट उसका एक खास नाम दिया जा सकता है। जैसे 1 मोल प्रोडक्ट और उसके स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स हों, तो उसे हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह देते हैं। तो निकालना हमको एक तरह से स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन बस उसका खास नाम है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चलो, अब बोलता है बॉन्ड डिसोसिएशन रेट। देखो, मैंने बताया था अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना रहता, ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना रहता, और अगर सारे एलिमेंट्स का तुमको फॉर्मेशन इंथैल्पी दिया रहता, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन लिखते, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख लिया है ना। प्रोडक्ट मतलब HCl और फिर माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, और फिर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, तुमको बॉन्ड एनर्जी दिया है। यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है ना। तो बॉन्ड एनर्जी में हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी में हम लोग ठीक क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है तो उसमें रीजन भी बताया था। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या जो कि इसमें है हमारा, जो कि इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं इसको, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जस्ट इसका एक पार्टिकुलर नाम है। पूरे दुनिया में जो भी लोग हैं वो सब इंसान हैं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर हूँ, तुम सुन रहे हो तो मेरे स्टूडेंट हो, है ना। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है या एक तरह से रिएक्शन निकालना है, तो इसके लिए क्या करें, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका, रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट में हमारा कौन है, हाइड्रोजन है ना। और चूंकि 1/2 लिखा हुआ है मोल्स, तो 1/2। फिर उसके बाद रिएक्टेंट में एक और चीज़ है, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, और इसका कितना, हाफ मोल दिया हुआ था तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ किसका, HCl का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डाटा रख दो सबका। तो बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन देखो कितना दे रखा है, 435, है ना। तुम लोग के पास ये असाइनमेंट होगा तो इसमें थोड़ा सा स्मॉल दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है, तो तुम लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। 435 डिवाइडेड बाई 2 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल, हाफ मोल है ना। फिर उसके बाद प्लस क्लोरीन का 242 है, फिर 2 से डिवाइड दिया, फिर माइनस HCl का 430 है, तो इसको एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है ना। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 0.16 ग्राम मीथेन was subjected to combustion of 27 डिग्री सेल्सियस और बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। देखो, बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला एक खास बात अब तुम लोग को याद रखना है कि जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर में होता क्या है, तो कोई भी चीज़ का कंबसन करते हैं और उससे पानी गर्म हो जाता है, जो भी बॉम्ब कैलोरीमीटर में रहेगा, ठीक है।
और जो वहाँ से हीट निकलता है ना वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकलता है, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। देखो क्या बोला है कि तुम्हारा जो टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, देखो टेम्परेचर जो बढ़ा है कैलोरीमीटर में, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0.5 डिग्री सेल्सियस, हीट कंबसन ऑफ मीथेन, हीट ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन। और क्या बोल रहा है हमको, ये दे रखा है थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी किसका, थर्मल कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, थर्मल कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर कितना दे रखा है, 18 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, ये 18 किलो जूल पर केल्विन दे रखा है। चलो देखो ये डेल्टा टी दे रखा है और थर्मल कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर बोल रहा है कि 1 केल्विन को अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना है ना तो हमको 18 इंक्रीज करना है तो 18 किलो जूल देना पड़ेगा। तो बताओ, तो पहले तो डेल्टा टी कितना है, 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो हीट जो दिया गया होगा है ना, हीट जो दिया गया होगा वो कितना हो जाएगा, 1 केल्विन के लिए 18 किलो जूल था। तो आधा डिग्री सेल्सियस बोलो या इसको हाफ केल्विन बोल दो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो 1 केल्विन के लिए 18 था, तो आधे के लिए कितना होगा, 18/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 किलो जूल। क्लियर। अब हीट हम लोग को निकल गया। अब देखो क्वेश्चन में बोला है क्या बोला था, हाँ ठीक है, हाँ 0.16 ग्राम मीथेन से, मीथेन वाज सब्जेक्टेड टू कंबसन ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस बॉम्ब किलोमीटर, टेम्परेचर इतना बढ़ा है, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन। अब 0.16 ग्राम के लिए हमारा जो है इतना हीट आ गया था। तो ये जो हीट है वो 0.16 ग्राम मीथेन के कंबसन से आया है ना, मीथेन के कंबशन से आया है। कितना, 9 किलो जूल है ना। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हीट ऑफ कंबसन। तो कंबसन में कितना मोल रहता है, 1 मोल रहता है। तो 1 मोल मीथेन का कितना मास होता है, 16 ग्राम है ना। तो जब 0.16 से इतना मिला तो 16 ग्राम से कितने मिलेगा, 900 किलो जूल मिलेगा है ना। अब 900 किलो जूल 16 ग्राम से मिलेगा, यानी 1 मोल से मिलेगा। अब हम लोग को यही पूछा था कि भाई हीट ऑफ कंबसन क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट हो गया, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा यू एक तरह से ये हम लोग का निकल गया है ना। ये कितना हो गया, 900 किलो जूल। ठीक है। अब हम लोग को इसमें देखना पड़ेगा क्या, हम लोगों को क्वेश्चन इसका दूसरा पॉइंट मांगा है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो क्यूपी मांग रहा है, तो क्यूपी को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एच लिखेंगे। डेल्टा एच बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है ना। तो देखो हीट ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, CH4 प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, वाटर हमारा लिक्विड में होता है तो इसको डेल्टा एन जी सामने मत करना। ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था ना, 2 और 2 4, यानी 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा है ना। तो डेल्टा एन जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी बराबर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये तो तुम्हारा लिक्विड है, इसको तो छोड़ दो है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा 1 मोल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तुमको 1 मोल मिलेगा और इधर 2 1 3, 1 - 3 इक्वल्स टू -2। अब तुम लोग डेल्टा एन जी आर टी सब वैल्यू पुट कर लेना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। वो जो निकलेगा वो डेल्टा एच हो जाएगा, ठीक है ना, या क्यू पी हो जाएगा। क्यू भी क्यों बोले थे, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर में ना वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते हैं। डिटरमाइन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन फ्रॉम द फॉलोइंग, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो फिर से इसमें क्या दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है। तो बॉन्ड एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी। देखो अगर कहा जाए ना तो इस ये पूरे
जो चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री वाला जो हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तुमको फॉर्मेशन के टर्म में, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, कंबसन के टर्म में तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करो, बॉन्ड एनर्जी के टर्म में तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करो। तो 12 नंबर क्वेश्चन में जो मांगा है, पहले तो ये बता देते हैं क्या मांगा है। क्या कहा है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इथाइलिन हम लोग किसको कहते हैं, इथीन को कहते हैं ना, तो C2H4 है ना, इथाइलिन हो गया, और इसका क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करना है, यानी H2 जोड़ दिया, क्या बनेगा हमारा C2H4 बनेगा। क्लियर। अब क्या करना है हमको, इस सबका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है ना, तो क्या करें, हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन का पार्टिकुलर नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू क्या करें, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। तो रिएक्टेंट में हमारा क्या है, C2H4 है ना, C2H4 कैसा होगा, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H और बॉन्ड H, मतलब इस सारे बॉन्ड को तोड़ना है ना। तो क्या करें भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें देखो, एक डबल बॉन्ड है और 4 ठो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो कार्बन डबल बॉन्ड का डेटा कितना दिया हुआ है हमारा, 145 दिया हुआ है ना, तो 145, C डबल बॉन्ड C हो गया, CH का डेटा कितना दिया हुआ है हमारा, 99 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 ठो 99, 4 इंटू 99, ठीक है, ये हम लोग इसका लिख लिए, ठीक है। अब H2 का बात करते हैं, H2 का क्या करें, H2 का कितना है डेटा, H2 का है 104, और फिर उसके बाद माइनस C2H4 कैसा रहेगा, C2H4 लिखा है, ओहो सॉरी C2H6 ना होगा, इथेन है, तो C2H6 में क्या रहेगा, यही चीज़ रहेगा, बस सिंगल बॉन्ड रहेगा और चारों 6 जगह हाइड्रोजन रहेगा, है ना, सैचुरेटेड में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो खैर, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो इसमें C2H6 का जब बात करते हैं, तो C2H6 का बात किए तो उसमें हमारा कितना हो जाना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कितना 80 है ना, तो -80, और फिर माइनस CH कितना बॉन्ड है, 6 ठो है ना, तो माइनस या प्लस यहाँ पे कर देते हैं, चूँकि प्रोडक्ट का एक साथ जोड़ के फिर उसके बाद घटा देंगे, तो 99 इंटू 6, फाइन, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, समझ लो ना, ये तो आसान था भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करो, काम खत्म हो जाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का बात चलते हैं। 13 में क्या बोला है, पॉलीमराइजेशन बोला है ना, पॉलीमराइजेशन करना है CH2 डबल बॉन्ड का, ठीक है, पॉलीमराइजेशन करना है CH2 डबल बॉन्ड का इंटू CH2 ओके। देखो हम लोग का क्या है दिया हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 13 नंबर है, ठीक है। तुम लोग के पास होगा असाइनमेंट, तो तुम लोग को तो आसानी से दिख जाएगा, ठीक है ना, तो देख लेना असाइनमेंट अगर नहीं यहाँ पे दिख रहा हो तो। और हमको बनाना क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर ये N नंबर रिपीटिंग यूनिट है, ओके। नाउ अब क्या करना है हमको, द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन वेयर N हैज़ द लार्ज इंटीग्रल वैल्यू, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का दे रखा है, कैलकुलेट द एंथैल्पी। देखो हम लोग को तोड़ने का क्या ज़रूरत पड़ेगा, हम लोगों का जो नया बॉन्ड बना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बात कर रहे हैं, ठीक है, वही दे रखा है। तो एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा है, पॉलीमर हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीटिशन में ये दोनों तो एक दूसरा से जुड़ा ही हुआ था, नया बनने वाला बंधन कौन है, एक ये है ना, दो बंधन है, एक ये है और एक ये है ना, और पहले से बना हुआ बंधन कौन सा है, ये डबल बॉन्ड है ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि नया बनने वाला बॉन्ड जो है उसको कंसीडर करना है और पुराना बनने वाला बॉन्ड कंसीडर करना है। तो सीधा हम लोग काम करते हैं ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसका स्पेशल नाम है इस रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो डबल बॉन्ड, इसमें तो डबल बॉन्ड है जो कि डबल बॉन्ड अब नहीं रहा है ना, तो डबल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगा होगा पहले उसको देखेंगे, तो वो दे रखा है हमारा कितना, 590, ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में कितने दो नए बॉन्ड बने हैं, तो दो इंटू कार्बन कार्बन, इधर देख रहे हो रिपीटिशन होता है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ होगा,
है ना। तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला कितना है 331 इंटू 2, फाइन 331 इंटू 2, इट मीन्स हम लोग का कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने पे 590 माइनस 2 का 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 में से 0 जाएगा 2, 6 16 में से 9 7 16, एक ले लिया यानी -72 किलो जूल, ठीक है, -72 किलो जूल आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 13 नंबर का आंसर, ठीक है, -72 आंसर भी आ ही गया है। चलो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 चला जाए। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, ठीक है। 14 आप लोग जस्ट इसको सॉल्व कर सकते हो नॉर्मल देख के, ठीक है, मतलब रिएक्शन को उल्टा पुल्टा करके कर सकते हो। अच्छा चलो थोड़ा सा डेटा मैं हेल्प कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 14 नंबर क्या बोला है तुमको बनाना किसका है, हाउ मच हीट लिबरेशन व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस Na प्लस कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ Cl माइनस। तो हमको रिएक्शन हो गया Na प्लस प्लस Cl माइनस, और ये दे रहा है क्या NaCl दे रहा है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब रिएक्शन के हेल्प से तुमको ये वाला रिएक्शन लाना है ना। तो देखो NaCl हमारा लाना है, ओके ठीक है। तो Na प्लस लाना है, यानी इस रिएक्शन को एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। तो Na गैसियस, और ये दे रहा है हमारा Na प्लस गैसियस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से जितने भी रिएक्शन है ना उन सब की हेल्प से तुम इसका डेटा ले आओ, बस यही कह रहा है क्वेश्चन, ठीक। फिर Cl माइनस हमको चाहिए, Cl माइनस हम लोग को कहीं दिख रहा है तुम लोग को, हाँ ये वाला दिख रहा है ना। तो देखो, तो इस वाले को तो एज इट इज रख दें, Cl माइनस, ये गया Cl गैसियस एटम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अरे रे ये वाला रिएक्शन को पलटना चाहिए था ना, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता Na और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो पहला वाला रिएक्शन को पलटना चाहिए था, क्यों पलटना चाहिए था, क्योंकि हमको Na प्लस लेफ्ट में चाहिए है ना। तो ये हो जाएगा Na गैसियस, फाइन। और फिर उसके बाद Cl माइनस हो गया, अब हमको NaCl चाहिए, ठीक है। तो NaCl क्या है सॉलिड स्टेट में, पहला वाला स्टेप में, पहला वाला रिएक्शन में। तो क्या हो जाएगा Na सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन गैसियस, ये दे रहा है NaCl, ठीक है, NaCl सॉलिड, फाइन। और हमको और क्या चाहिए, हमको ज़रूरत है Na सॉलिड और Na गैसियस। तो इस Na सॉलिड को ख़त्म करना पड़ेगा, तो ये वाला जो है रिएक्शन इसको क्या करेंगे पलटेंगे, डैट मीन्स Na गैसियस ये जाएगा हमारा किस में Na सॉलिड में, है ना। तो ये भी पलटा के हमारा, और क्या है हमारा क्लोरीन जो है Cl2 और 2Cl गैसियस। तो इधर में हमारा क्लोरीन है और 2Cl गैसियस, इसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो आप इस वाले को मतलब ओवरऑल इसको जैसे भी करो ओवरऑल जोड़ जाड़ के हमको ये रिएक्शन डालो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान है ना, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें ना टाइम वेस्टिंग मुझे फील हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। 15 नंबर क्या बोलता है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर 3.5 ग्राम ऑफ गैस, मोलिकुलर वेट तुम्हारा 28 है। मोलिकुलर वेट देखो क्या बोल रहा है 3 क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15 ओके 3.5 ग्राम गैस है, और मोलिकुलर वेट जो है ये कितना है 28 ग्राम। बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन 298 केल्विन, द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर फाउंड टू बी 298 से 298.35, यानी कि हमारा डेल्टा टी कितना है 0.35 केल्विन। डेटा टू द कंबशन प्रोसेस गिवन दैट द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, हीट कैपेसिटी कितना है, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर,
मीटर। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर कितना है, ये तुम्हारा दे रखा है 2.5 जूल, 2.5 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द गैस, ओके। एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है, तो देखो 3.5 है और मोलिकुलर वेट 28 है, तो मोल्स कितना हो जाएगा हमारा, मोल्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 28, पॉइंट हटा 0 चला गया नीचे, 7×5 = 7 × 28, 40 बार में, यानी 1/8 मोल है ये, है ना। मतलब अच्छा, हीट कितना है भाई, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है हमारा वो कितना है 2.5 किलो जूल जो है पर केल्विन के लिए मिला था, तो इतने के लिए कितना मिलेगा, तो 2.5 × 0.35, फाइन। ये तुमको क्या मिल जाएगा, क्यू कांस्टेंट भी पे हम लोगों को क्या निकालना है, एंथैल्पी निकालना है, तो एंथैल्पी निकालना है ना। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से हमको क्यू निकल गया, जो कि इतने क्यू निकल गया, और ये जो क्यू है ये कितने के लिए, 1/8 मोल के लिए, तो 1/8 मोल के लिए अगर ये है 2.5, यह है 2.5 गुने 0.35, है ना, डेटा है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा है ना तुमको, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितने के लिए होता है, 1 मोल के लिए होता है, तो 1 मोल का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जाके 8 उसमें मल्टीप्लाई कर देगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 2.5 × 0.35, है ना। हमको एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितने के लिए होता है, 1 मोल होता है ना, तो 2.5/10 करेंगे हम लोग इसको, और यहाँ पे 0.35/100 करेंगे, है ना। अब कुछ सॉल्व हो रहा है तो काट दो। 25 × 200, 25 × 200, 200, 100 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, और फिर 2 35 × 70, 70/10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 किलो जूल हमारा यहाँ पे आएगा, है ना, 7 किलो जूल आएगा, तुम लोग सॉल्व अपना कर लेना, ठीक है। तो 7 किलो जूल हमारा आ रहा था, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, 7 किलो जूल हमारा आया था, ठीक है। तो 7 किलो जूल है हमारा, 7 किलो जूल, क्यू एट भी जो है ये हमको निकल गया 7 किलो जूल, ठीक है। 7 किलो जूल हम लोग का निकल गया, जो कि क्या है 1 मोल के लिए हम लोग लेके आए, है ना, और यही तो हमसे पूछ रहा था, यानी कि हम लोग का जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -7 किलो जूल, जो कि हीट निकलता है ना कंबशन में, डेट्स वही की, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, चलो आंसर भी आ ही गया है, ठीक है, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं हम लोग। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें हमारा सिर्फ एक जगह जो है थोड़ा सा हम लोगों को करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें तुमको दे रखा है CL और F का परसेंटेज दे रखा है ना, CL और F का परसेंटेज दे रखा है, और हम लोग को मांगा क्या है, अच्छा ठीक है। देखो हमने तुम लोग को पढ़ाया है एम्पिरिकल फार्मूला, है ना, तो एम्पिरिकल फार्मूला में क्या पढ़ाया है तुम लोग को कि भाई परसेंटेज दिया रहा है एलिमेंट्स का, तो आप लोग जो है उसको पहले 100 ग्राम मान लो, 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, और उसमें परसेंटेज से मोल निकाल लो, और मोल से फिर मोल का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, ये तुम्हारा क्या निकल जाना है, एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाना है ना। चलो तो हम लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं, तो देखो CL और F का हमको परसेंटेज दे रखा है ना, CL और F का हमको परसेंटेज दे रखा है, चलो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। CL और F का हमको परसेंटेज दे रखा है, देखो CL हम लोग को दे रखा है कितना, क्लोरीन दे रखा है 61.7% है, F है ना, हाँ F, हाँ नहीं 7% है, सॉरी 7% है, और फ्लोरीन कितना दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है तुम्हारा 38.3%, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से क्लोरीन का मोल्स कितना निकल जाएगा, मोल्स ऑफ क्लोरीन ये निकल जाएगा, क्वेश्चन में समझ रहे हो ना, मुझे बोल रहा है कि क्लोरीन का और फ्लोरीन का परसेंट दे रखा है, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल रहा है जो कि Y का सिंथेसिस हो जाए फ्लोरीन जोड़ने पे, ठीक है।
तो मोल्स ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा 61.7 डिवाइडेड बाई 35.5 और यहाँ पे मोल्स ऑफ फ्लोरीन कितना हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोल्स ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 38.3 भागा फ्लोरीन का 19 F2 नहीं लेना क्योंकि ये कंपाउंड में होता है, डेट्स वाई एक सिंगल फ्लोरीन लिए। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो 35 से ये लगभग देख लेना ये है 19 ना 38, ये वाला तुम्हारा 1.5 के लगभग में आएगा। ठीक है, कितना आएगा, चलो तुम लोग इसको सॉल्व करना। ठीक है, मैंने इसको बनाया था, भूल गया हूँ कितना आ रहा था डेटा। 35.5 है और 35×70 हो जाएगा ना, तो ये हमारा ClF3 शायद फार्मूला आ रहा था। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ परसेंटेज। हाँ, क्लोरीन ही 38.3 था, यही तो गड़बड़ है। वही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कैसा ध्यान है, ClF3 फार्मूला आ रहा था। चलो देखो फिर से एक बार और देखते हैं। तो क्लोरीन का हम लोग का कितना दिया हुआ है 38.3 दिया हुआ है, 38.3 भागा 35.5 और ऊपर में हम लोग का और क्या दे दिया 61.7 डिवाइडेड बाई 19, तो 19 तिहाई 57 होता है और ये लगभग एक बार में कट रहा है। ठीक है, तो तुम लोग सॉल्व करना है, एम्पिरिकल फार्मूला जैसे बताए हैं वो ऐसे करना। तो ये 3 आया तो हम लोग का फार्मूला निकल गया क्या ClF3 है ना, हम लोग का फार्मूला क्या निकल गया ClF3। तो हम लोगों को अगर ClF3 निकल गया तो फार्मूला हम लोग का ClF3 हो गया। बोला था कि फ्लोरीन से जोड़ने पर ये बन रहा है तो ज़रूर एक कंपाउंड हमारा ClF है और दूसरा एलिमेंट जो है हमारा फ्लोरीन है। अब इस रिएक्शन के लिए हमको रिएक्शन एंथैल्पी निकालना है, तो इन सब रिएक्शन को उल्टो पलटो और फिर ला के हम लोग को क्या कर दो, इसके लिए डेटा निकाल दो। क्लियर है ना, बस एक जो डेटा और मैं लिख दे रहा हूँ। देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OF2 बोला है तो इसके लिए रिएक्शन क्या लिखेगा O2 प्लस F2, ये दे रहा है हमारा क्या OF2, ये रिएक्शन हमारा होगा। बैलेंस करने के लिए 1/2 देना पड़ेगा और 1/2 देना पड़ेगा। क्लियर है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखो द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथीन गैस इतना 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 और द बॉन्ड एनर्जी, कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड का बोल रहा है ना, और बॉन्ड एनर्जी इतना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, चलो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे तरह के एंथैल्पी को मिला दिया है, फॉर्मेशन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, सबको मिला दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से बनाते हैं। सबसे पहले तो हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन, नहीं ये नहीं, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथीन गैस इतना, इथीन का कंबशन बोल रहा है। चलो इथीन का कंबशन के लिए रिएक्शन लिखते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखने के लिए क्या करते हैं, कोई भी जिसका कंबशन कर रहे हैं उसको 1 मोल लेना है। तो इथीन क्या होता है C2H4 इसका कंबशन करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होगा, बनाएगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, बनाएगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस वाटर। तो वाटर हमारा हो गया क्या फॉर्मूला H2O। अब बैलेंसिंग करेंगे तो कार्बन 2 है, कार्बन 2 आप इधर बैलेंसिंग नहीं कर सकते हो, है ना, रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन को छोड़ के और जिसका कंबशन करवाना है उसको बैलेंसिंग मत करने लगना, ठीक ना। कभी भी वैसा नहीं होता है, जैसे फॉर्मेशन में प्रोडक्ट का नहीं होता है तो कंबशन में रिएक्टेंट का नहीं होता है जिसको कंबशन करना है, तो 2 लगा दिया, और हाइड्रोजन 4 है तो 2 लगा दिया। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया 2 दूना 4 और 2 6 तो 3 लगा दिया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि ठीक है यही दे रखा है, ये दे रखा है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन 330 है, 330 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है हमको, H2O भी दे रखा है, और ओके ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसका हम लोग निकाल लेते हैं ना एंथैल्पी। अरे हम लोग बताया ना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है -94.2 प्लस फिर उसके बाद 2 इंटू वाटर मॉलिक्यूल का देखो कितना है तुम्हारा -61,
अब माइनस रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट में C2H4 है तो इसका X मान लिया, और ऑक्सीजन जो है इसका कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, X निकल जाएगा हमारा, है ना, जो कि क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 है ना। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4, ठीक है, ये निकल गया। अब देखो C2H4 के लिए रिएक्शन क्या होगा, तो C2H4 इज इक्वल्स टू, ये बनना है इसके लिए रिएक्शन क्या, तो C सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैसियस, ये हम लोग का रिएक्शन हो जाना है ना। तो इसको बैलेंस किया, ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना, मतलब प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं करना। अब सुनो क्वेश्चन में, देखो कितना सुंदर इस क्वेश्चन को बनाया है। अब इसका तो हम लोग को डेटा मिल गया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4, यहाँ से जो भी डेटा आएगा मुझे नहीं पता। अब X इज इक्वल्स टू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखा है, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन 150, देखो हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है। चलो हीट ऑफ एटमाइजेशन कहने का मतलब क्या है, एक तरह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो 2 इंटू क्लोरीन का एटमाइजेशन, सॉरी क्लोरीन बोल रहा हूँ, कार्बन, है ना, तो कार्बन का एटमाइजेशन कितना दिया हुआ है, 150, फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना दिया हुआ है, 104, और माइनस प्रोडक्ट में क्या है, C2H4, तो C2H4 में क्या है, कैलकुलेट C डबल बॉन्ड C बॉन्ड एनर्जी CH, कहाँ है यार, अच्छा C डबल बॉन्ड C तो हमको निकालना ही है ना, और CH का 91.6 दे रखा है। तो देखो C2H4 में जब बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, है ना, तो डबल बॉन्ड का तो निकालना है ना, तो उसको हमने क्या मान लिया, चूँकि X उधर लिए हुए थे तो इसमें हम लोग Y मान लेते हैं, ठीक है, Y, और फिर 4 ठो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है, यानी 91.6 इंटू 4, क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो X यहाँ आया हुआ है, ये मत कन्फ्यूज होना कि X कहाँ से लाएंगे, तो X तो आया ही हुआ है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो Y का हमारा वैल्यू आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 एकदम नहीं बताऊंगा, 18 नंबर के लिए जस्ट मैं तुमको ये बता देता हूँ कि इसके लिए रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। क्या बोला है, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना रहना चाहिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, तो प्रोडक्ट हमको 1 मोल होना चाहिए, और रिएक्टेंट हमारे स्टेबल स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, है ना, तो H2SO4 क्या हो जाएगा, H2SO4 में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 ठो हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 नहीं लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा ना, 2 O2, ठीक है, 2 O2। अब हम लोग को यही रिएक्शन बनाना है, इस रिएक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी एक तरह से क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है, तो इसके लिए हमको चाहिए, तो इन सबको किसी भी रिएक्शन, मतलब कि जो भी रिएक्शंस है इसको बस इधर उधर करो, जोड़ घटाव करो जैसे मैथ में करते हो, और ये वाला के लिए ये वाला रिएक्शन ला दो, ठीक है, अरे रे H लिखा है, सॉरी स्टैंडर्ड स्टेट में रहना चाहिए ना, तो वो मैंने गलती लिखा था, ठीक। तो जितने भी रिएक्शन दिए हुए हैं बस उसको उल्टो पलटो इधर उधर करो, और हम लोग का जो भी डेटा है इस रिएक्शन के लिए वो ला दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान है तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेट अ मिनट। चलो देखो, जो आसान क्वेश्चन है पहले इसको इन सबको कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19वां जो है आसान है, और उसमें भी हमारा क्या है, मल्टीपल है, स्टार लगा हुआ है ना, तो ठीक है। कौन सा स्टेट फंक्शन है, तो भैया इंथैल्पी तो स्टेट फंक्शन है, पता है ना, स्टेट पे डिपेंड करता है। हीट स्टेट फंक्शन किसको बोलते थे, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता था, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता था। ऐसे भी पाथ फंक्शन तो भाई बहुत कम है, तो इसको तो याद ही रखेंगे। पाथ फंक्शन में हमारा कौन कौन आता है, वर्क आता है, हीट आता है, और हीट कैपेसिटी आता है, ठीक है। बस इसी को याद रखना है, फाइन, हीट कैपेसिटी,
क्लियर। तो ये हो गया हमारा एंट्रोपी, हो गया हमारा, गिव्स फ्री एनर्जी हो गया। क्लियर है। तो इसमें तीनों का तीनों आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का बात करें तो 20 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी। इंटेंसिव थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, जो भी मास पे डिपेंड नहीं करता हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 का बात करते हैं। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव। इंटेंसिव कहने का मतलब जो मास पे डिपेंड कर, सॉरी, मास से इंडिपेंडेंट होता हो या क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता हो। तो वॉल्यूम इन क्वांटिटी पे कोई डिपेंडेंस नहीं होगा, सॉरी, क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होगा, है ना, तो वो नहीं होगा। फिर उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है 1/2 mv², यानी ये और ये जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि मास डिपेंडेंट है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ हमारा आंसर हो जाएगा, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्टैंडर्ड ईएमएफ क्यों, क्योंकि हमने बताया था, याद करो, फॉर्मूला बताया था डेल्टा जी बराबर N इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल बताया था, है ना। तो डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ यही वाला है, तो डेल्टा जी नॉट बाई एन एफ हो जाएगा ई नॉट सेल का फॉर्मूला, है ना। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई एन एफ। अब यहाँ पे ये वाला भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये वाला भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ोगे ट्वेल्थ में एक पार्टिकुलर मतलब एक मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है ना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो फिक्स कर दिया ना, तो फिर कहाँ से ये आएगा, ठीक। तो वो हमारा वो भी हमारा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो भी हमारा क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का कौन कौन सा पॉइंट कौन कौन सा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा कौन कौन सा था, इंथैल्पी एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, 19वां नंबर ना, इंथैल्पी था, फिर उसके बाद एंट्रोपी था, फिर गिव्स फ्री एनर्जी था। 20वां नंबर का बात किया जाए तो सी और डी हमारा था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करता है, डेल्टा एच दे रखा है फॉर द रिएक्शन, और सी और क्या बोल रहा है, द डिक्रीजिंग इंथैल्पी ऑफ ए बी सी, डिक्रीजिंग इंथैल्पी ऑफ ए बी सी पूछ रहा है। चलो ये भी हमारा आसान क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग इंथैल्पी ऑफ ए बी सी, ए बी और सी भी, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो देखो ए का हम लोग ए और बी में चूँकि 25 किलो जूल जूटा है ना, 25 किलो जूल, अच्छा हाँ 25 किलो जूल जो है प्लस है, यानी अब्जॉर्ब हुआ है। तो मान लेते हैं ना कि ए जो है 50 पे था, ठीक। तो बी कितना पे हो जाएगा, 50 अब 25, 50 अब 20, 70 अब 5 75 पे हो जाएगा, है ना। ये 75 किलो जूल को रखेगा, भाई जुड़ा है ना रिएक्शन में एनर्जी जुड़ा था, मैंने क्या हो गया, रिएक्टेंट से 25 किलो जूल जुड़ कर प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा रहेगा ना। फिर से बी और सी में बात करते हैं, डेल्टा एच अगर 18 घट गया तो बी कितना था, 75 बन गया था इस वाले रिएक्शन में। तो 75 में से 18 घट गया, मतलब सी कितना होगा, 18 घटा दो 75 का 65, 65 का 55, 55 तो 57, है ना, यानी कितना हो जाएगा 57 किलो जूल हो जाएगा। अब बताओ इसमें बोला है कौन कम है कौन ज़्यादा है, तो ए का सबसे कम, फिर उसके बाद सी का, और फिर उसके बाद बी का। ए सी बी हमारा होना चाहिए। अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो बी सी ए होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। और 21वां का आंसर भी बी है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक बोरॉन, अच्छा, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक फ्लोरीन इज इतना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BF3 इज इतना, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, 22 के लिए ना हम लोग इसको बनाते हैं। तो 22 क्या बोलता है कि भाई एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BF का चाहिए हमको, है ना, किसका चाहिए, BF का। ओके पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या रिएक्शन लिखोगे, ये लिखेंगे बोरॉन, ठीक है, गैसियस, बोरॉन गैसियस, बोरॉन गैसियस प्लस फ्लोरीन गैसियस, फ्लोरीन गैसियस इज इक्वल्स टू BF3, है ना। यही हम लोग का बनेगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए, है ना। ओके अब ये दे रखा है -271.8, -271.8, ओके। और पूछ रहा है एवरेज बॉन्ड एनर्जी वुड बी, ठीक है। अब हम लोग को जो मांगा है उसका बात करते हैं। अगर इसको पलट दे, इस रिएक्शन को पलट दें तो क्या हो जाएगा हमारा, BF3
ये टूट रहा है बोरोन प्लस, अच्छा मैं गड़बड़ लिखाई, ठीक है। देखो फिर से क्वेश्चन अच्छे से मैं भी नहीं समझा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि पहले तो हमको चाहिए क्या वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या चाहिए पहले उसको समझते हैं। BF का एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो BF3 है तो ये टूटेगा हमारा क्या में, बोरॉन गैसियस एटम में प्लस 3 फ्लोरीन गैसियस एटम में, ठीक है। बात समझ रहे हो क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, है ना। तो मैंने पहले क्या कर दिया, BF3 का सारा बॉन्ड तोड़ के हमने ये बना दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। और अब क्या करते हैं, अब इसका हम लोग अगर रिएक्शन इंथैल्पी निकाल लें, ठीक है, तो इस पूरे का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगा, है ना। और उसमें अगर 3 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा भाई, एवरेज BF बॉन्ड एनर्जी, है ना, BF बॉन्ड एनर्जी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखो 3 ठो BF तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा वो तो डेल्टा RH हो जाएगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हो जाएगा, है ना। चलो अब इस रिएक्शन का रिएक्शन इंथैल्पी का जुगाड़ किया जाए। तो रिएक्शन इंथैल्पी बराबर क्या पढ़ा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन दिया हुआ है, फॉर्मेशन का डेटा। तो क्या करें भाई, एटॉमिक बोरॉन का दिया हुआ है 134, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या है, बोरॉन है, तो बोरॉन का दिया हुआ है 134 प्लस 3 इंटू फ्लोरीन, फ्लोरीन का देखो तो कितना दिया हुआ है 118.9। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते थे, याद है ना। फिर उसके बाद माइनस रिएक्टेंट, BF3 का कितना दिया हुआ है -271.8। इसको सॉल्व करेंगे, उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, बस हम लोग का आ जाएगा क्या, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी ऑफ BF, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड देना पड़ेगा, मतलब डेल्टा RH डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व कर लेना, एकदम आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर मेरे से संपर्क करना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 का बात किया जाए। 23 बोलता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। फिर से ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बात कर रहा है ना। तो देखते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और C2H6, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ठीक है। देखो ये वाला भी हमारा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर्मेशन इंथैल्पी का बात करना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो जो लास्ट में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, तो C2H6 का भाई रिएक्शन क्या होगा हमारा, कार्बन ग्रेफाइट मतलब सॉलिड फॉर्म में प्लस हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, और ये बनाएगा C2H6, है ना। तो ये हमने रिएक्शन लिख लिया जो कि हमको चाहिए था, ठीक। अब उसके बाद क्या बोलता है हमको, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 चाहिए। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है, ठीक, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है, H2O का दिया हुआ है, और इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, और ये निकालना है। अच्छा, ठीक है, तो ये निकालना है। तब तो फिर ये फिर से गड़बड़ लिख दिया यार, क्या हो गया मुझे। देखो हमको फॉर्मेशन निकालना है तो बहुत आसान है। देखो इसमें हम लोग को पहले दे रखा है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6, तो कंबशन ऑफ C2H6 के लिए रिएक्शन क्या लिखोगे, ऑक्सीजन से जलाएंगे। बोलेगा कि सर आप कंबशन क्यों लिखने लगे, फॉर्मेशन लिख रहे थे। तो देखो क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का फॉर्मेशन दे रखा है, तो भाई कंबशन करवाओगे तभी ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, कैसे बनाओगे बिना कंबशन किए हुए। तो यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 3 लगाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया 2 दूना 4 और 3 7, यानी 7/2, ठीक है। हाइड्रोजन 6 हो गया, कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3, अच्छा 7, ठीक है। अब इसके लिए निकालना है तो हम लोग क्या करें बताओ, इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ क्या C2H6, जो कि एक तरह से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। क्या करें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 2 इंटू -393.5 प्लस 3 इंटू वाटर का -285.8 माइनस C2H6 का बोला है तो उसको x मान लो, डेल्टा कंबसन दे रखा है -1560, सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाना है। क्लियर है, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, बस समझने में हेर फेर हो जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ठीक है।
देखो 24 भी बहुत आसान है। रिएक्शन को कभी भी 2-3 रिएक्शन को जोड़कर सॉल्व करना हो ना तो वो रिएक्शन आसान ही होता है। बोलता है डिटरमाइन द ओवरऑल चेंज ऑफ डेल्टा आर एच 4pH3 बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 24। 4pH3 और ये हमारा जा रहा है P4 + 6H2 गैसियस, ठीक है। हम लोगों को ये रिएक्शन बनाना है। तो सबसे पहले क्या करें, हमको चाहिए PH3 चाहिए, वो भी 4 मोल। तो कौन सा रिएक्शन में PH3 बन रहा है, इस वाले में बन रहा है। तो इस वाले रिएक्शन को पलट के 4 से गुना कर दो। तो 4 PH3 देगा हमारा 4 फास्फोरस गैसियस प्लस 4 12 H2 12H है 12H गैसियस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको P4 राइट की तरफ चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/4 टाइम्स है। तो पलट के 4 से गुना करो, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 4 फास्फोरस गैसियस, इधर हो जाएगा P4 गैसियस, ठीक है। जो रिएक्शन के साथ कर रहे हो वही एंथैल्पी के साथ भी करना है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे इस वाले में क्या किए, पलटने के बाद इस वाले में क्या किए, पलटने के बाद 4 से गुना किए, तो पलटेंगे तो डेटा कितना हो जाएगा 229.3 और 4 से गुना किया था इंटू 4, क्लियर है ना। तो ये अब इसका एंथैल्पी इतना लेंगे। इस वाले को क्या किए 4 से गुना किया, पलट दिए। तो इसके लिए भी क्या करोगे 4 इंटू -74.2, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको पलट दिया। अब हाइड्रोजन गैसियस उधर है और मुझे चाहिए 12 तो चाहिए, यानी 12 से गुना करेंगे तो 6 क्या करना था, हाँ इसको भी पलटना ही पड़ेगा, इसको भी पलटना ही पड़ेगा ताकि ये हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए ना। तो इसको पलटा, क्या किया 12H गैसियस और फिर उधर में 6H2 गैसियस है ना। अब देखो इन तीनों को जोड़ोगे तो डायरेक्टली ये वाला आ रहा है कि नहीं आएगा, चेक कर लो। इसके लिए डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा 52.1 प्लस था, हो गया माइनस इंटू 12। अब इस पूरे एंथैल्पीज को समेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया हमारा। 25 देखते हैं। 25 में हमारा क्या बोला है, डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो बताओ 25वां नंबर, सेम ही रिएक्शन है ना, SO2 का फॉर्मेशन करना है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन गैसियस, ये बन गया SO2। बस इन सब रिएक्शन के साथ कुछ भी इधर उधर करो और ये वाला ला दो, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग डेटा निकाल दो, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेट द डेल्टा आर एच वैल्यू फॉर द रिएक्शन। चलो इसके लिए बोल रहा है, ठीक है। इसमें भी वही काम करेंगे, ऊपर वाले रिएक्शन को ऊपर इधर उधर करो, जोड़ घटाव करो और ये वाला रिएक्शन ला दो, काम खत्म। तो ये क्वेश्चन भी मैं छोड़ रहा हूँ। यूज द फॉलोइंग डेटा, हाउ डू यू एड अप द रिएक्शन एनर्जी टू गेट द रिएक्शन SO बॉन्ड एनर्जी इन SO3, ठीक है। SO3 SO2 प्लस O गैसेस, how do you add up the reaction energies above to get the reaction giving the SO bond energy in SO3, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लग रहा है, तो हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करें, SO3 का बात करना है। SO3 में SO बॉन्ड निकालना है, ठीक है। SO3 हमारा टूटेगा तो क्या में टूटेगा, सल्फर चूँकि बॉन्ड एनर्जी निकालना है तो 3 ठो ऑक्सीजन गैसियस एटम है ना। हम लोगों को इसके लिए हमको इंथैल्पी चाहिए, ठीक। इसके लिए हमको क्या चाहिए, इंथैल्पी चाहिए। अब इतने जो भी रिएक्शन है उन सब के हेल्प से तो क्या किया जाए, SO3 हमको चाहिए, यानी इस रिएक्शन को पलटना पड़ेगा। तो ये हमारा जाएगा SO3 सल्फर सॉलिड प्लस 3/2 ऑक्सीजन गैसियस, ठीक। और हमको सल्फर चाहिए राइट की तरफ, तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो SO2 और हमारा क्या है, रिएक्शन एनर्जी तो गेट द रिएक्शन गिविंग द SO बॉन्ड एनर्जी इन SO3। अच्छा, एक और चीज़, ये रिएक्शन दे रखा है हमारा SO3 के लिए ना, SO2 प्लस O दे रखा है, यानी ये वाला रिएक्शन बनाना है, ठीक है। कोई बात नहीं, तब तो फिर हमको ये जो है इस रिएक्शन को SO2 को हमको किधर लाना पड़ेगा, इसमें SO2 को राइट तरफ है ना। तो
SO2 को राइट तरफ यानी इसको एज इट इज लिख दो, सल्फर सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैसियस, और ये बन गया SO2 गैसियस। क्लियर। हमको क्या चाहिए, O गैसियस लाना है राइट के तरफ, यानी क्या करें, O2 गैसियस, और ये बनाया 2O, अच्छा नहीं, एक O लाना है, यानी 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड किया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जो जो कटेगा उसको काट देते हैं, आधा एक मिलकर डेढ़, डेढ़ डेढ़ खत्म हो गया, सल्फर सॉलिड खत्म हो गया, तो हमारा ये दो दो खत्म हो गया, ठीक है। यानी ये ऊपर वाला रिएक्शन आ गया। अब क्या किए थे, पहला वाला रिएक्शन को SO3 और S वाला, इस वाले रिएक्शन को पलटे थे, तो डेल्टा RH बराबर क्या हो जाएगा, पलटे हैं तो 396 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद जो है SO2 वाला को क्या किए हैं, एज इट इज रखे थे, 297 हो जाएगा, और O2 वाला को पलटे हैं और 2 से डिवाइड किए हैं, यानी माइनस नहीं, पलटे नहीं थे, बस एज इट इज रखे थे, 495/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा RH निकल जाना है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये पूरा खत्म हो गया, 27 नंबर खत्म, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलो ये हम लोग का लास्ट है ना। चलो 28वां नंबर, विच आर द यूजिंग द फॉलोइंग एनर्जी डेटा डिक्रीजिंग द लैटिस एनर्जी ऑफ केफ। ये वाला क्वेश्चन एकदम नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग को बना रखा है हमने किस पे, ये तुम लोग को बता रखा है ये इस वाले चैप्टर में, कौन से, केमिकल बॉन्डिंग में ना, लैटिस एनर्जी जो पढ़ाया था मैंने वो वाला में, ठीक है। तो वो वाला तुम लोग आराम से बना सकते हो, तो ट्राई करिएगा, ठीक है, आराम से बना सकते हो। देखो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, यानी कार्बन सॉलिड से हमारा जा रहा है किस में, गैसियस में। इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन का एटमाइजेशन तो F2 जा रहा है, मैं रिएक्शन थोड़ा लिखवा देता हूँ, K सॉलिड से जाएगा K गैसियस, ठीक है। फ्लोरीन का F2 से 2F गैसियस। फिर फॉर्मेशन के लिए तो लिख लेना खुद से, आयोनाइजेशन के लिए K गैसियस K प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ लो और F माइनस बनाएगा, ठीक है। तो तुम लोग इसमें आराम से कर सकते हो, ट्राई करना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का बात करते हैं, गिवन द इंफॉर्मेशन व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, ठीक है। तो देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 के लिए क्या रिएक्शन लिखेगा बताओ, इसके लिए लिखेगा एल्युमिनियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैसियस, और ये देगा हमारा Al2O3, ठीक है। इधर की तरफ तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, इधर 2 दिया और इधर 3/2 दिया, है ना। अब देखो ऐसा है कि ये डेटा दे रखा है 2 मोल के लिए इतना, तो 1 मोल के लिए हमको बनाना है ना, तो कितना हो जाएगा, 3352/2, 1 मोल के लिए बन गया। एक और चीज़, इस रिएक्शन को पलटना भी पड़ेगा, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, तो उसको प्रोडक्ट की तरफ, यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हमारा आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था ना। तो इस रिएक्शन को हमको पलट रहे हैं, इस रिएक्शन को पलट रहे हैं, तो क्या इंथैल्पी को नहीं पलटेंगे, डेट्स वाई कि माइनस किए हैं। क्लियर। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 29 में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, 30वां। ऑक्टेन का बात करना है, ऑक्टेन, ऑक्टेन में हमारा क्या हो जाएगा, C8, 8 दूना 16 और 2 18, इसका क्या बोल रहा है, कंबसन करने के लिए, कंबसन करेंगे तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो 8 दिया और 18 के लिए 9 दिया। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 10 26, 25 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या दोगे, 25/2, है ना, 25/2। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, इथेन ऑफ कंबशन ऑक्टेन के लिए। अच्छा ये डेटा भी दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है कितना, ये दे रखा है -47.8 किलोजूल पर मोल, एनर्जी रिलीज्ड बर्निंग 1 लीटर ऑक्टेन डेंसिटी, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं, तुमको डेंसिटी दे रखा है 0.740, है ना, और वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर दे रखा है, तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सॉल्व कर लेना, यहाँ से मास निकल जाएगा, मोल निकाल लेना, मोल से इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी मास लेके आयोगे डिवाइडेड बाई 12 × 8 + 18, इसका मोलर मास। अरे मोल्स निकाल लिए, तो 1 मोल के लिए इतना था, 1 मोल के लिए उतना था, तो जितना मोल आएगा यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, जितना मोल आएगा उसके लिए कितना होगा, इनटू मल्टीप्लाई कर देना, है ना।
क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन इज इतना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर इज इतना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इतना। अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन इज इतना, देन स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर इज इतना, व्हाट इज डेल्टा आर एच ऑफ इतना। ठीक है, देखो आसान तो है ऐसा। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन जो है प्रोपेन का दे रखा है और वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का भी दे रखा है, और हमको निकालना है C3H8। कौन सा क्वेश्चन नंबर 31। C3H8 है प्लस 5O2 गैसियस है और 3CO2 है हमारा और 4H2O गैसियस है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे है हमारा इम्पोर्टेंट बात, अच्छा ये कहना चाह रहा है, C3H8 का कंबसन करेंगे तो हम लोग का रिएक्शन तो यही होगा, फ़र्क एक हो जाएगा ना कि यहाँ पे ये जो है ये गैसियस स्टेट में बनेगा, है ना। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन प्रोपेन का दिया हुआ है -2220 एक मोल के लिए। उसमें जो ये वाटर बनता है वो लिक्विड बनता है, तो इसको हम लोग को गैसियस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके वेपोराइजेशन का 4 गुना ऐड करना पड़ेगा, यानी 4 × 44, यानी कितना हो जाएगा -2220 प्लस 4 × 16 के 6 6, 4 × 16 17, 176, यानी कि 10 में से 6 गया 4, एक ले लिए, 11 में 7 गया 4, एक लिया, एक में से गया 0 2, -2044 किलो जूल, है ना। 31वां का आंसर है बी, -2044। चलो ठीक है भी, है ना। चलो 32वां देखा जाए। द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4 and C2H6 convert into gaseous atoms इतना इतना, the bond energy of CC, bond energy of CC। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, the bond dissociation energy of CH4 and C2H6 to convert them into gaseous atom और इतना, the bond energy of CC, CH4 इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, C गैसियस एटम, 4 हाइड्रोजन गैसियस एटम। ठीक है, फिर उसके बाद C2H6 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 कार्बन गैसियस एटम, 6 हाइड्रोजन गैसियस एटम। ठीक है, और दोनों का डिसोसिएशन एनर्जी, इसका 360 दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है 620 दिया हुआ है ना। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC चाहिए, तो देखो CH4 है और C2H6 है। ठीक है, तो कार्बन और 4 है और कार्बन 2 है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC क्या किया जाए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ना इसके लिए निकाल लेते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ CH4 टू कन्वर्ट इनटू गैसियस एटम्स 360 और 620, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC निकालना है। हाँ ठीक है ना, कोई इशू नहीं। 360 है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कितना लगेगा, 360/4, तो 3 4 9 36, 90, यानी CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी कितना देना पड़ रहा है 90। हाँ तो फिर तो आराम से निकल गया। तो यहाँ पे क्या है, CH H H और फिर H फिर H फिर H, हमको CC निकालना है, तो ये टूटेगा कितना, 2C गैसियस एटम प्लस 6H गैसियस एटम। ठीक है, तो हम लोग को कार्बन का निकालना है, तो सुनना देखो, तो टोटल 620 है ना, इज इक्वल्स टू कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का एनर्जी 90 है, तो 620 है तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड 90 है, तो कितना हो जाएगा 90 × 4, तो 9 चुके 36, 9 चुके 36, अब प्लस इस वाले बॉन्ड को तोड़ने का वही तो निकालना है, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 620 - 360, अरे 4 बॉन्ड नहीं है, 4 की जगह 6 बॉन्ड है, 9 × 54, 520,
हो जाएगा हमारा 90 × 4 नहीं, 90 × 6 बॉन्ड है ना कार्बन और हाइड्रोजन का। तुम लोग याद भी नहीं दिलवाते हो यार। 90 × 6, 9×6 = 540। कितना हो जाएगा? जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, फिर उसके बाद जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 12 में से 4 गया 8, एक ले लिए, 5 में से जीरो गया 5, यानी 80 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 32 नंबर, 32 का डी। चलो 32 का डी है भी, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 का चलते हैं, 33 चलते हैं। चलो 33 क्या बोला है? 33 कहता है कि एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग